हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वीडियो आज की स्टार्ट करने से पहले जम्मू वासी जितने भी हैं आप सब, आपको झीड़ी के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरु नानक देव जी जयंती की भी आपको जो है बहुत ही बड़ी मुबारक हो। तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपका जेकेपी कांस्टेबल मॉक टेस्ट 2 अभी हमने कुछ दिन पहले जो आपका जनरल स्टडीज़ का, ठीक है, जनरल स्टडीज़ का जो मॉक टेस्ट था वो किया था। तो ये भी आपका जो टॉपिक है ये जनरल स्टडीज़ का ही आएगा, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चंस किसके होंगे, ये होंगे आपके इंडियन जीके के। और ये क्लोजली आपके सिलेबस के पैटर्न को फॉलो किया गया है, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस आपको पता है किसके आएंगे, ये आएंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर जीके के, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन इसकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो वीडियो के एंड में आपने अपना स्कोर बताना है। और एक और चीज़, बिल्कुल आपका जैसे पहले मैंने बोला, ये आपके पूरे कांस्टेबल के एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है एग्ज़ाम बनाया गया है। कोई मतलब ऐसे तुक्का नहीं मारा गया है इसमें, कोई कहीं से ऐसे कॉपी नहीं किए गए हैं क्वेश्चंस। हाँ, ये आपने टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं, तो आपके पूरे सिलेबस को आपका जो आपने पढ़ा हुआ है उसको जो है ये आपका मॉक टेस्ट कवर करेगा, ठीक है। तो करें शुरू आपका पहले क्वेश्चन के साथ। ऑन विच डेट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च, ये आपका आ गया इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की आपकी डेट्स के ऊपर आता है, क्योंकि उन्होंने आपको पता ही है डेट्स के बारे में ज़रूर पूछा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी डेट को लॉन्च की गई थी। 1 जनवरी 1919, 1 अगस्त 1920, ठीक है, 15 अगस्त 1906 या 20 जैन 1919। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 1920। एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय, ये तो आपको पता ही होगा कि इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इट वॉज लॉन्च बाय मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था। और आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके साथ ये शुरू हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड अलोंग विद खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट के साथ जो है ये शुरू हुआ था। और आपको पता ही ये क्यों था, क्योंकि उस समय जो कैलिफेट इशू था उसके ऊपर महात्मा गांधी को लगा था कि जो खिलाफत मूवमेंट चल रही है इट शुड बी द साइन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तभी उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर एक और डेट है, यहाँ पर आपके 15 अगस्त 1906। अगर आपसे पूछा जाए इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हुआ था नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बना था, ठीक है। क्या बना था इस दिन, नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और आपको ये अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन क्यों बनाया था। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बैनर के अंडर ये बनाया गया था, ठीक है। और इसके पहले प्रिंसिपल कौन बने थे, श्री अरबिंदो घोष। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु अनाउंस कॉम्युनल अवार्ड्स फॉर इंडिया, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। कॉम्युनल अवार्ड्स किन्होंने अनाउंस किए थे। इट वॉज अनाउंस्ड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, दीज वर अनाउंस्ड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ थर्ड राउंड या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट के ऊपर ये हुए थे। तो बताइए ये किन्होंने किए थे। इट वॉज अनाउंस बाय पीएम, ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है। जो ब्रिटेन के उस समय पीएम थे रामसे मैकडोनल्ड ने क्या किया था, 16 अगस्त, अगर आपसे डेट पूछी जाएगी, 16 अगस्त 1932 को जो है ये किया गया था अनाउंस। जिसमें इन्होंने क्या किए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट सबके लिए रिटेन कर दिए, मुस्लिम, सिख्स और यूरोपियंस वगैरह के लिए, सबके लिए जो है अलग से इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए, इंक्लूडिंग द दलित्स, ठीक है। अब आपको पता है जब महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड्स के बारे में सुना था, फिर इन्होंने क्या किया था, इसके खिलाफ एक फास्ट अनटू डेथ किया था, जिसको खत्म करने के लिए फिर क्या होता है, पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट होता है। और अब आप मुझे पूना पैक्ट की डेट कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। चलो दो क्वेश्चन हो गए आपके, और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और ये आपका आता है फर्स्ट इन द वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो इंडिया था, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या जापान। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना, ठीक है। चाइना के बारे में दो तीन चीजें आपको और बता दूं जो इन्होंने दुनिया में सबसे पहले शुरू की हुई है। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले बुक्स की जो है प्रिंटिंग की इन्होंने कंसेप्ट शुरू किया था, ये चाइना ने किया था। पेपर करेंसी की अगर बात की जाए, ठीक है, पेपर करेंसी भी जो है किन्होंने शुरू की है, सबसे पहले हमारी दुनिया में चाइना ने ही शुरू की है। और तीसरा तो आपने याद रखना ही रखना है, द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज चाइना, ठीक है। तो चलिए तीन क्वेश्चन हो गए आपके। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज फॉर इंडिया, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन नोबेल प्राइज, बताइए वो कौन आएंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर सी वी रमन
एम वेंकटेश या ऑप्शन नंबर डी आता है सुकुमार सेन। पहले तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ही वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है। चलो ये हो गया आपका। अब आपने ऑप्शन नंबर ए, बी या सी में से बताना है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, प्रोफेसर सीवी रमन। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए ये इनको किन के लिए जो है ये नोबेल प्राइज मिला था। ये मिला था रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट का मतलब हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रिंसिपल के ऊपर जो है इन्होंने यूनिक डिस्कवरी की थी। ठीक है, और इनको जो है अवार्ड कब मिला था? ये मिला था 1930 में, ये भी आपने याद रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्रोफेसर सीवी रमन है ना, ही इज़ द फर्स्ट एशियन ऑल्सो। ठीक है, ना कि खाली भारतीय, ये पहले एशियन भी हैं एंड ऑल्सो फर्स्ट नॉन वाइट। ठीक है, या फर्स्ट आप नॉन यूरोपियन भी कह सकते हैं या नॉन वाइट भी आप कह सकते हैं, जिनको सबसे पहली बार दुनिया में नोबेल प्राइज मिला था। तो इनके बारे में तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। या तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा हु इज़ द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, तो वो भी सीवी रमन आएंगे। या अगर आपसे ये पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट नॉन वाइट, ठीक है, अदर देन यूरोपियन या अमेरिकन, जिनको जो है क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था? 1930 में। और कौन आते हैं वो? हमारे प्रोफेसर सीवी रमन आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? फिजिक्स में। और किसके लिए? रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग के लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आप। बुडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ, और ये आपकी कैटेगरी कौन सी आती है? कंट्रीज एंड द कैपिटल्स। ठीक है, कैटेगरी कौन सी आपकी? कंट्रीज एंड कैपिटल्स के ऊपर आता है ये। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या ऑप्शन नंबर ए आता है जापान, हंगरी, इराक या जमाइका? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर बी आएगा हंगेरी। ठीक है, हंगेरी इसका जो है आंसर आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में बाकी चीज़ें बता दूं। अगर आपसे जमाइका के बारे में पूछा जाएगा, जमाइका की कैपिटल आती है किंगस्टन। ठीक है, जमाइका की आती है किंगस्टन आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए हंगेरी, हंगेरी जो है इसकी यहाँ आपसे जो है हंगेरी की अगर आपसे करेंसी पूछी जाए तो ये भी आपने करना है, क्योंकि इसमें कैपिटल एंड करेंसी दोनों आपसे जो है पूछी जा सकती हैं। वो आती है फ्लोरेंट। ठीक है, तो चलिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन बाय द नेम देश बंधु? ये आपके आ गया पॉपुलर पर्सनैलिटीज के ऊपर। ठीक है, पॉपुलर पर्सनैलिटीज के ऊपर ये क्वेश्चन आता है आपका। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं? महात्मा गांधी नहीं आएंगे, क्योंकि इनको जो है क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ नेशन की इनको जो है डेजिग्नेशन किन्होंने दी थी, वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस आते हैं। क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे? नहीं, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ वो आएंगे ऑप्शन नंबर सी आते हैं सिया दास, यहाँ आते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन थे, इनके बारे में आपने याद रखना है, ही इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ, ठीक है, ही इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये आपने क्या करना है? इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये आ गया आपका डेली साइंस के ऊपर। ठीक है, डेली साइंस के ऊपर जो आपका ये क्वेश्चन आता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो कूलम आता है, ओम आता है, फैरेड आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है लाइट ईयर? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। ठीक है, ओम जो है किसका आता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। तो अगर आपसे पूछा जाए कूलम किसका जो है एसआई यूनिट आता है, ये आता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर आपसे फैरेड के बारे में पूछा जाएगा, फैरेड आता है किसका? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का। ठीक है, किसका? ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का है। और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट में लाइट ईयर, लाइट ईयर किसका आता है? ये आता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस का। ठीक है, ये आता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का। तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो एट्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैटेगरी आपकी कौन सी आती है? बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर आता है ये। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो महात्मा गांधी आते हैं, वी एस नागपाल आते हैं, महात्मा ऑप्शन नंबर बी
फिर से जो है यहाँ पर कॉपी हो गया हुआ है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी आता है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा गया है। द सेक्रेटरीट ऑफ द एशियंस आर हेल्ड एट, बताइए कहाँ पर है, यूएसए या न्यूयॉर्क या थाईलैंड या जकार्ता। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आता है जकार्ता। और ये कहाँ पर है, जकार्ता कहाँ पर आता है, इंडोनेशिया में। ठीक है, यहाँ तो आपसे पूरा प्लेस भी पूछा जा सकता है या उसकी कंट्री के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये एशियन चीज़ क्या है। पहले तो आपने इसकी एब्रीवेशन याद रखनी है, वो क्या आती है, एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये आपने सबसे पहले जो है इसके बारे में याद रखना है। इट इज ए एसोसिएशन ऑफ 10 नेशंस, ये आपने याद रखना है जो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये कब बना था, ठीक है, ये कब बना था उसके बारे में आपने याद रखना है। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम भाई, ये बेसिक चीज़ें ये तो आपको करनी पड़ेंगी ना। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 8 अगस्त, ठीक है, 1967। तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर आते हैं, क्या वो रोम में है, जेनेवा है, मैड्रिड में आते हैं, या ऑप्शन नंबर डी आता है, ऑप्शन नंबर डी आता है पेरिस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर जेनेवा। ठीक है जी हाँ, जेनेवा जो है इसका आंसर आएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप याद रखना, ये जो है यूएन की एक ब्रांच आती है और इसका काम क्या होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं लिख दूं और आपको ये याद भी रखना है, क्या पता यही आपसे एग्जाम में पूछा जाए। दिस ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स, ठीक है, रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 10 क्वेश्चन हो गए आपके और अभी इसके 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्लिश लैंग्वेज बिजनेस फोकस डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, कौन सा हमारे देश में ऐसा अंग्रेजी अखबार है, इंग्लिश भाषा का अखबार है, जिसका काम क्या है, वो फोकस किसके ऊपर करता है, बिजनेस के ऊपर। ठीक है, बिजनेस इनसाइडर्स की जो है वो न्यूज़ देता है आपको। बिजनेस जो भी हमारे देश में हमारे चल रहे हैं, कोई भी कॉरपोरेट बिजनेस चल रहे हैं, या कोई हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेड किया है, उसका हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर या उसके पास के बारे में बताने वाला कौन सा न्यूज़पेपर आता है। और उसके बारे में ये भी पूछा हुआ है, ये यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि वो उसको कौन ओन करते हैं, टाइम्स ग्रुप। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो डेली बिजनेस आता है, इकोनॉमिक टाइम्स आता है, नव भारत उद्योग आता है, या बिजनेस डिटेल्स आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका हो गया। तो 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और अगर आपको ये पता होगा, ये कैटेगरी आती है न्यूज़ पेपर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें मैंने आपका मैगजीन के बारे में नहीं डाला, तो उसकी जगह मैंने आपसे न्यूज़पेपर के बारे में पूछ लिया। तो चलिए ये हो गया। तो 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइज, ठीक है, ये आपका आता है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के ऊपर। इनमें से कौन सा प्राइज जो है किनको दिया जाता है, 2, 3 या 4 मैथमेटिशियंस को एक साथ दिया जाता है जो 40 साल की उम्र से कम के होंगे। और कहाँ पे दिया जाता है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो आता है ऑप्शन नंबर बी ए आता है ट्यूरिंग अवार्ड, या ऑप्शन नंबर बी आता है फील्ड्स मेडल, या ऑप्शन नंबर सी आता है मैथमेटिशियल विजर्ड, या ऑप्शन नंबर डी आता है मैथमेटिशियन इन चीफ। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, फील्ड्स मेडल। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, के बिरला फाउंडेशन इस्टेब्लिश्ड विच कैटेगरी ऑफ अवार्ड इन द ईयर 1991। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है ज्ञानपीठ अवार्ड्स, व्यास सम्मान, साहित्य अकेडमी अवार्ड, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। पहले तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, व्यास सम्मान। ठीक है, 1991 में बने थे। और एक चीज़ याद रखना, वो पर्सनालिटीज़ जिन्होंने लिटरेरी वर्क्स किए होते हैं, किन के ऊपर, हिंदी के ऊपर। ठीक है, हिंदी के ऊपर जो है जिन्होंने अपना जो है पूरा योगदान दिया होता है, उनको फिर जो है ये अवार्ड मिलता है। ठीक है,
और अगर आपसे पूछा जाए व्यास सम्मान के पहले विनर कौन थे, ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द व्यास सम्मान, वो थे राम विलास शर्मा। ठीक है, राम विलास शर्मा थे वो, जिनको पहले साल मतलब 1991 में ही जो है ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट टीम टू विन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉस। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे जो क्रिकेट है, क्रिकेट आपको पता है इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो आपसे ये पूछा गया है सबसे पहली वुमेन्स कैटेगरी में, ना कि मेंस कैटेगरी में, वुमेन्स कैटेगरी में सबसे पहला वर्ल्ड कप जीतने वाला क्रिकेट में कौन सी कंट्री था। क्या वो इंडिया आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, इंग्लैंड आता है, या श्रीलंका आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आता है इंग्लैंड। और ये इन्होंने कब जीता था, 1873 में। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये आपके आते हैं उसके ऊपर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ। एक्चुअली ये सिंपल आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की देखरेख के लिए जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की हुई है। अब बताइए इसका आंसर क्या आता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है पीएम नारी योजना, ठीक है, या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, या पीएम नारी निकेतन योजना, या ऑप्शन नंबर डी आता है इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आता है द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। 17th के ऊपर चलते हैं, नहीं 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम बूस्ट स्टार्टअप टैलेंट इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशंस विद द कंडीशन। अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। अब देखिए ना, बिजनेस लोगों का बूस्ट होगा तो हमारे देश की इकोनॉमी अपने आप बूस्ट होना शुरू हो जाएगी ना। अब बताइए इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है इनोवेशन स्कीम, या ऑप्शन नंबर बी आता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, या युवा सम्मान स्कीम, या ऑप्शन नंबर डी आता है साहस बल स्कीम। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ठीक है, तो चलिए 17th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये आपका आता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, कौन सा आर्टिकल आता है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स आता है। तो अगर आपको पता होगा हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी है ना, नेशनल इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी की हेडिंग क्या आती है, इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। चलिए ये हो गया। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा आर्टिकल हमारे देश में इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे सस्पेंड नहीं होता। क्या वो आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 20 है, या आर्टिकल नंबर 21 है, या ऑप्शन नंबर डी आता है बोथ आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर बोथ द आर्टिकल्स 20 एंड 21। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेसिकली एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच देयर इज ए लिटल और नो प्राइवेट ओनरशिप। ये आपका कौन सा कैटेगरी आता है, ये आपका आता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैटेगरी से आपका जो है ये क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए डिक्टेटरशिप आता है, या कम्युनिज्म आता है, या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है फेजिज्म। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर कम्युनिज्म। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये आपका आता है इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी आती है इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया के ऊपर। तो चलिए अब आप इसका आंसर दीजिए मुझे। सम्मेड शिखर जी, या इसको क्या कहा जाता है, अगर आपको पता होगा इसको कहा जाता है पार्श्वनाथ हिल। ठीक है, पार्श्वनाथ हिल। हु वॉज लॉर्ड पार्श्वनाथ, ही वॉज द 23rd जैन तीर्थनकार। ही वॉज द 23rd जैन तीर्थनकार। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो सम्मेट शिखर जी है, जो एक बहुत ही होलीएस्ट पिलग्रिमेज साइट आती है जैन्स के लिए, ये हमारे देश में कौन सी स्टेट में आती है। क्या वो उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, झारखंड आता है, या बिहार आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर झारखंड। ठीक है,
एक्चुअली क्या है, जो ये सम्मेट शिखर जी है ना, ये कहाँ पर आते हैं? पार्श्वनाथ हिल्स में आते हैं। और पार्श्वनाथ का मतलब आता है लॉर्ड पार्श्वनाथ, जो 23rd जैन तीर्थंकर थे, जिनको मोक्ष जो है इसी साइट में मिला था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये पिलग्रिमेज साइट आता है, जो जैन्स के लिए जो है बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए 19th हो गया आपका। 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ इंडिया इज, बताइए इसका आंसर क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है? क्या वो आती है इंदिरा गांधी लेक, रंजीत सागर लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर, या ऑप्शन नंबर डी आता है हरांदी लेक? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, ये किसके ऊपर बनी है? ये बनी है रिहांद रिवर के ऊपर। ठीक है, रिहांद रिवर के ऊपर बनी है, और रिहांद रिवर के ऊपर ही रिहांद डैम भी बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए 21st क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चेमायुंगदुंग ग्लेशियर? और ये आपका आते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से आते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर कहाँ पर आता है? ये आता है तिब्बत में। तिब्बत में अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है, ये आता है माउंट कैलाश में। ठीक है, माउंट कैलाश जो रेंज आती है ना, वहाँ पर है ये। तो मानसरोवर लेक के पास ही आप कह सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी जो है रिवर आती है? क्या वो गंगा है, इंदस है, ब्रह्मपुत्रा है, या रावी है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसके बारे में एक दो चीज़ें आपको बता दूं। जो ब्रह्मपुत्रा है, इसका तिब्बतीय नेम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तिब्बतीय नेम अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या आता है? यालंग सैंगपो। ठीक है, क्या आता है? यालंग सैंगपो। और ये जो सैंगपो होता है ना, सैंगपो के नाम का मतलब होता है प्यूरीफायर रिवर। ठीक है, क्या होता है? प्यूरीफायर रिवर। तो क्या पता आपसे ये भी पूछा जाए। ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज ए मीनिंग ऑफ द प्यूरीफायर? तो वो कौन सी आएगी? ब्रह्मपुत्र रिवर ही आएगी, क्योंकि यालंग सैंगपो में से जो सैंगपो होता है उसका मतलब ही क्या होता है? प्यूरीफायर होता है। तो चलिए ये भी हो गया आपका। 22nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश इज, तो ये आपका कैटेगरी आती है लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है, लैंग्वेजेस के ऊपर आता है ये। तो बताइए क्या वो इंग्लिश आती है, कोंकणी आती है? कोंकणी तो नहीं आएगा, क्योंकि कोंकणी कहाँ की आती है? ये आती है गोवा की। ठीक है, मराठी किधर की है? ये आती है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो अब आपने ऑप्शन नंबर ए या डी में से बताना है। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आता है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। ठीक है, और अगर आपसे भाई यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश कौन कौन सी स्टेट्स की जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती है, सबसे पहले तो आपने याद रखना है इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और दूसरी कौन सी आती है? वो आती है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। और मध्य प्रदेश की आती है हिंदी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आपके 23rd के ऊपर। विच स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया? यहाँ आपसे पूछा गया द स्टेट्स विद नो इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज, हमारे देश की ऐसी कौन सी स्टेट है इनमें से जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है? इसका मतलब कि ये स्टेट जो है पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। पहली कंट्री, पहली जो है कैटेगरी ये आएगी। ठीक है, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। इसका मतलब इसको आगे पीछे से हमारी भारतीय स्टेट्स ने क्या किया हुआ है? इसको घेरा हुआ है। और कोई भी इसका जो है शोर नहीं आता। शोर का मतलब हो गया ये जो है किसी समुद्री जो है पानी के साथ भी नहीं लगती है। वो बताइए कौन सी आती है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आता है ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि हरियाणा तो आपको पता होगा ये नॉर्दर्न स्टेट है। इट इज़ द ओनली नॉर्दर्न स्टेट। ठीक है, इट इज़ द ओनली नॉर्दर्न स्टेट विद नो इंटरनेशनल बाउंड्री। बाकी हमारे नॉर्थ इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं इसकी किसी ना किसी कंट्री के साथ बाउंड्री लगती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की पाकिस्तान के साथ लगती है, जो हमारा यूपी आता है इसकी लगती है नेपाल के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें आएंगी आएंगी। उसके साथ मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। और भी बता दूं आपको कौन कौन सी स्टेट है जिनकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं आती है। फिर आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़। फिर आता है तेलंगाना। ठीक है, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका जो है कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। और अगर आपसे यूटीज के बारे में भी पूछा जाए किसकी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, तो वो आएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। और दूसरी कौन सी आती है? दिल्ली। तो टोटल कितने जो है स्टेट्स या यूटीज हो गए जिनकी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं आती है? सबसे पहले आएगा हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
कितनी होगी ये? 5 होगी स्टेट्स, और 2 आती हैं यूटीज, और वो कौन कौन सी आएगी? चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ठीक है, तो चलिए अब 24th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बाय द यूनियन होम मिनिस्टर? एक्चुअली इसी साल हुआ था ये आपको मेरे ख्याल से अगस्त में ये डिक्लेयर किया गया था। अगस्त में हमारे जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि जो लद्दाख यूटी बना है 2019 में, ठीक है, इसकी पहले क्या होती थी? दो ही डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, वो होती लेह और करगिल। अब इन्होंने पूछा है कितनी इसकी जो है डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं, अब वो हो गई हैं ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, और वो कौन कौन सी आती है न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अगर आपसे पूछा? और हाँ, ये क्या पता आपसे एग्जाम में पूछा भी जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये इस साल बड़ा ज्यादा डिस्कशन में रहा था। ठीक है, और आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर से ही लद्दाख अलग हुआ है, तो तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और करंट अफेयर्स तो कभी भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं ना। तो वो कौन कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट्स आती है वो भी मैं आपको बता दूं। ये आती है जंस्कार, ठीक है, द्रास, फिर आती है शाम, फिर आती है नुब्रा, और लास्ट आती है आपकी चैंगथांग। ठीक है, तो ये 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो न्यू पूरी तरह से हमारी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने क्या किया था, इसको डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो चलिए आपका इंडियन जीके का लास्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आपका करंट अफेयर्स के ऊपर ही है। विच इंडियन रिसेंटली रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर? कौन से हमारे ऐसे भारतीय हैं जिनको सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला, और वो कौन सा आता है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड ऑफ द टेमोर लेस्टे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या आता है वो? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, नीरज चोपड़ा, या ऑप्शन नंबर डी आता है एस जयशंकर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनको कब मिला था? ये मिला था अवार्ड 10 अगस्त 2024 को। ठीक है, 10 अगस्त 2024 को मिला था। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, शी इज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट, या शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट तिमोर। ठीक है, टू विजिट तिमोर। तो इसी उपलक्ष्य में जो है इनको फिर क्या मिला? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड में मिला। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर जीके के ऊपर, और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 10 क्वेश्चंस की। ठीक है, ये आते हैं आपके 10 क्वेश्चंस। तो चलिए फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब आता है आपका पहला क्वेश्चन, हु इन द हिस्ट्री वॉज नोन बाय द नेम डीड खेमा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आप 2 मिनट में आंसर बता सकते हैं। क्या वो संग्राम राजा थे, क्या वो शेमा गुप्ता थे, परवा गुप्ता थे, या त्रिभुवन गुप्ता? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, शेमा गुप्ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ही वॉज द हस्बैंड ऑफ क्वीन डिडा। ठीक है, ही वॉज अ हस्बैंड ऑफ क्वीन डिडा, और ऐसा कहा जाता है ये पूरी तरह से डिडा के कंट्रोल में ही थे, उन्हीं की जो है बातें मानते थे, तभी लोकल्स इनको क्या कहते थे? डीड खेमा कहते थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ये परवा गुप्ता कौन थे? परवा गुप्ता वॉज द फादर ऑफ शेमा गुप्ता। ठीक है, एंड परवा गुप्ता इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। ठीक है, जो हमारे कश्मीर की गुप्ता डायनेस्टी आती है ना, वो ये इसके क्या थे? फाउंडर भी थे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कोटा भट्ट एंड उदय श्रीवर्धन मिनिस्टर ऑफ विच मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? क्या वो शाह मीर आते हैं, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा आते हैं, जैनुल अबिदीन, या सिहाबुद्दीन आते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आता है, सिहाबुद्दीन। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से ऐसे कश्मीर के रूलर थे जिनका रिलेशन जो है किनके साथ था? फिरोज शाह तुगलक के साथ भी था, या फिरोज जो तुगलक थे इनके साथ भी जो है इनका कॉन्क्वेस्ट हुआ है, और उसके बाद इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को हमारे कश्मीर में कभी एंटर नहीं होने दिया। तो वो कौन आएंगे? सुल्तान सिहाबुद्दीन ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन, लंबोदरी इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर? तो बताइए इसका आंसर क्या आता है? क्या वो लीडर रिवर आता है, जेलम रिवर आता है, चेनाब, या किशन गंगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, लीडर। और आपको पता है लीडर क्या चीज़ है? लीडर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ जेलम। ठीक है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जेलम, ये भी आपने याद रखना। और लीडर वैली जो है वो भी किस रिवर के ऊपर बनी है? ये लीडर रिवर के ऊपर ही बनी हुई है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन, मानसबल लेक होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ? तो बताइए मानसबल लेक के पास कौन सा हमारे देश के रिगार्डिंग कौन सा रिकॉर्ड आता है? लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट लेक ऑफ इंडिया, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, या ग्रेटेस्ट लेक ऑफ इंडिया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। और लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया तो आपको पता है वो कौन सी आती है? वुलर लेक आती है। ठीक है, या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द पद्मा श्री अवार्ड इन स्पोर्ट्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज, बताइए अब इसका आंसर क्या आता है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आता है फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए शाह मकबूल है, फैजल अली दार है, फारूक अब्दुल्ला है, या ऑप्शन नंबर डी नसीमा बेग। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी फैजल अली दार। और ये क्या है, मार्शल आर्टिस्ट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। 5 क्वेश्चन बचे हैं आपके। 6 क्वेश्चन, हु रोट अवर कंट्री इज ए गार्डन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो शाह मकबूल, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आता है गुलाम अहमद महजूर। ठीक है, तो इनके बारे में एक चीज़ और आपने, ये इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज कहा जाता है इनको। ये आपने इनके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है, बाकी कुछ आप याद रखो या ना रखो। ठीक है, तो इन्होंने ही जो है ये बुक लिखी हुई है। ठीक है, तो चलो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जम्मू कश्मीर का, हमारे यूटी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा आता है, क्या वो आता है ऑप्शन नंबर ए जम्मू तवी, ठीक है, बारामूला, अनंतनाग, या नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आता है जम्मू तवी। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। आपका आता है अब 8th क्वेश्चन, द फेमस शाहदरा शरीफ इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। ठीक है, शाहदरा शरीफ जो है कहाँ पर आता है, ये पिलग्रिमेज साइट जो है ये कहाँ पर आती है, हमारी राजौरी में। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम या आप कह सकते हैं लोकल नाम जो लोग वहाँ के लोग जानते हैं, तो बताइए उसके साथ उसका जो है क्या आंसर आएगा। इसका जो है आएगा ऑप्शन नंबर ए सेंधारा। ठीक है, सेंधारा जो आएगा। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी में ये इनमें से कौन सी हमारी नदी जो है इसका पार्ट नहीं बनती है, क्या वो चेनाब आता है, रावी आता है, जेलम, या ऑप्शन नंबर डी आता है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। क्योंकि आपको पता ही इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज आती हैं जैसे चेनाब, रावी, सतलुज, जेलम, ये सब जो है इन्वॉल्व होती है। हाँ, उसमें से ये आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी नदी जो है पाकिस्तान को दी गई थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, और कौन सी जो है इंडिया को दी गई थी। ये आपने याद रखना है, जो आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है। जो पाकिस्तान के पास नदियां आती हैं वो आती है चेनाब, ठीक है, जेलम, और इसके बाद आती है इंदस। ठीक है, और जो हमारे इंडिया के पास थी वो आती है सतलुज, रावी, और आती है ब्यास नदी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। एज ऑफ जनवरी 2024 द आनंद ऑफ कश्मीर इज। आनंद ऑफ कश्मीर का मतलब क्या हो गया, जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। अब बताइए हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एज ऑफ जनवरी 2024। तो बताइए वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, पुलवामा, अनंतनाग, गांदरबल, या रियासी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आता है अनंतनाग। ठीक है, पहले जो है इनिशियली, इससे पहले अनंतनाग से पहले जो है कौन सी थी, पुलवामा थी, तो इसको रिप्लेस करके अब जो है अनंतनाग हमारी क्या बन गई है, आनंद ऑफ कश्मीर बन गई है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन भी आपका एमसीक्यूज का खत्म होता है, और ये एमसीक्यू क्या थे, मॉक टेस्ट ऑफ योर जम्मू एंड कश्मीर जीके एज वेल इंडियन जीके। तो सबसे पहले तो आपने हमें क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे स्कोर बताना है। ठीक है, तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि ये जो आपके लिए हमने पेपर लाया कि क्या ये बेनिफिशियल था या नहीं था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो आपकी इवनिंग की क्लास होगी, ठीक है, जो आपको इवनिंग को जो एमसीक्यूज दिए जाएंगे वो आते हैं आपके कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, कंट्रीज विद कैपिटल्स एंड करेंसीज, इसके ऊपर जो है आपको एमसीक्यूज शाम को डिलीवर किए जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।